हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोग्य सूत्र। मैं वैद्य आकांक्षा श्रीवास्तव। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि क्या क्या रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं आगे चल के इनफर्टिलिटी या जो बार बार गर्भस्राव हो जाता है, गर्भ नहीं रुक पाता है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो आइए हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज़ें या ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं होता है कि आगे चल के ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आगे अब जब जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको कहते हैं आसन, यानी किस स्थिति में बैठना चाहिए वुमेंस को, की जो पोजीशन होती है बैठने की। अगर वो कहा जाता है कि अगर वो स्क्वाट पोजीशन यानी कि उखड़ू आसन जिसको बोला जाता है, अगर उसमें बैठा जाता है या बहुत ही हार्ड सरफेस पे अगर बैठते हैं तो ऐसा करने से जो गर्भ की स्थिति होती है उसमें प्रॉब्लम आती है और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन सकता है आगे चल के। तो इसलिए ये छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो चिंता करना, वुमेंस में देखा जाता है, खास तौर से प्रेगनेंसी में बहुत अलग अलग तरीके की चिंताएं वुमेंस में होती हैं। और ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी को लेकर, कभी अपने हेल्थ इशू को लेकर, कभी अगर अल्ट्रासाउंड में या सोनोग्राफी में डॉक्टर अगर कुछ बता देता है उसको लेकर, या अलग अलग तरीके के बेबी गर्ल बेबी बॉय अलग तरह की जिज्ञासा होती है, बहुत एंग्जाइटी होती है कि फर्स्ट इशू क्या होगा। तो इस अलग अलग तरीके की अगर जो चिंताएं होती हैं उसका डायरेक्ट असर अगर हम देखते हैं तो हमारी रस धातु पर होता है। जैसे कि आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई गई हैं जो हमारे शरीर में धारण और पोषण का काम करती हैं। तो इसलिए जो ये रस धातु होती है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि शरीर में जो ये रस धातु होती है इसी का जो आगे चल के पोषण होता है, वही एक जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो गर्भ की जो होता है। अगर जब ये रस धातु होती है तो गर्भ का पोषण करने का भी काम करती है और साथ ही साथ में इसी धातु से, रस धातु से ही ब्रेस्ट मिल्क डेवलपमेंट होता है, यानी स्तन का निर्माण होता है जिससे बेबी फीड करता है। तो इसलिए अगर ऐसी चिंताएं होती हैं तो ये रस धातु की रुष्टि करती है और इसके कारण आगे चल के हम देखते हैं कि कभी कभी गर्भ के पोषण में या कभी कभी जो मिल्क सिक्रीशंस होते हैं वो अच्छे तरह से नहीं बन पाते हैं, सूख जाते हैं। तो इसका देखिए कितना सीधा संबंध आयुर्वेद में पहले से बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा चिंता करना तो ये हमारे शरीर में धातुओं को कहीं ना कहीं दुष्टि करती है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रोध करना, तो बहुत ज़्यादा क्रोध करने से क्या होता है, तो क्रोध करने से बहुत शरीर में जो होती है वो उष्णता बढ़ जाती है और उष्णता बढ़ने से हमारी बॉडी का हीट, हमारे अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने के कारण से कभी कभी गर्भस्राव होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं वुमेंस में। और अगर हम बात करते हैं पुरुषों में, तो अगर बहुत ज़्यादा क्रोध किया जाता है या पित्त प्रकृति किया जाता है और पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, बहुत गर्म उष्ण बहुत ही मसालेदार खाना, तो इस तरीके से अगर जो खाना खाते हैं तो उसके कारण शरीर में बॉडी टेम्परेचर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो शुक्र बीज होते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसकी सौम्यता होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण जो भी उसका रोल होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं आगे जाके हमको एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती हैं। और यही अगर हम बात करते हैं वुमेंस में, अगर वुमेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया जाता है तो इससे भी शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ता है, शरीर में उष्णता बढ़ जाती है और साथ ही साथ वजाइनल एसिडिटी ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जब संबंध रखा जाता है, तो जब भी शुक्र बीज वहाँ पर पहुँचता है तो वो मर जाते हैं, जो आगे जाके इनफर्टिलिटी का कारण बन जाते हैं और ये समझ में नहीं आता है कि गर्भधारणा क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो वेग आते हैं, जैसे कि क्रोध, शोक, भय, ईर्ष्या, ये जो भी तरीके के हमारे शरीर में जो चीज़ें होती हैं इसको आयुर्वेद में धारणीय वेगों में कहा गया है कि इसको हमको शरीर में धारण करके रखना चाहिए, इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आयुर्वेद में कुछ ऐसे वेग बताए गए हैं जिसको अधारणीय कहा जाता है, जैसे कि यूरिन का जो वेग है, मल मूत्र मोशंस का जो वेग होता है, इवन छींक जिसको बोलते हैं छर्दी वेग बोला जाता है, अपान वायु
जो नीचे से गैस पास होती है जिसको रोक के रखा जाता है, ऐसी, और तृष्णा यानी प्यास लगना, भूख लगना, इस तरीके से अलग अलग कुछ हमारे आयुर्वेद में जो वेग बताया गया इसका धारण नहीं करना चाहिए। अब इसका असर कैसे होता है आप हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अधारणीय वेगों का धारण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यूरिन आ रही है, यूरिन को होल्ड करके रखा जाता है, मोशन सारे मोशन को होल्ड करके रखा जाता है, तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो गर्भाशय पर पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं जो गर्भाशय की लोकेशन होती है वो बीच में होती है और आगे मलाशय और आगे मूत्राशय और पीछे मलाशय होता है, जिसके कारण ये जब भी अगर इसके वेग को धारण करते हैं तो ये इसका इम्पैक्ट जो होता है वो गर्भाशय पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है तो यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है फीमेल्स में, जिसका कारण यही होता है। तो इसका इम्पैक्ट क्योंकि डायरेक्ट गर्भाशय में होता है तो इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके के वेगों का धारण नहीं करना चाहिए जो बताए गए हैं अधारणीय वेग। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जब संबंध रखा जाता है, हस्बैंड वाइफ जब इशू के लिए ट्राई करते हैं, तब कभी कभी कॉन्टेक्ट्स के दौरान जब इन वेगों का धारण होता है, जैसे कि छर्दी वेग आ जाना या छींक आ जाना है, किसी भी तरीके की ये जो वेग होते हैं, उद्गार यानी डकार आना या अपान वायु का वेग होता है, तो इस तरीके के वेगों को ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट संबंध के दौरान जब रोका जाता है तब इससे भी आगे चल के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसको आयुर्वेद में योनि व्यापत कहा गया है। तो अलग अलग तरीके के ये कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं गर्भस्राव के या आगे चल के इनफर्टिलिटी के कारण हो सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में बताया गया है उदावर्ता योनि व्यापत। तो अगर अधोवायु का अगर जो नीचे से गैस जो हमारी पास होती है अगर उसको रोक के रखा जाता है तो उदावर्ता योनि व्यापत होकर आगे चल के इनफर्टिलिटी ये कारण बन सकता है। उसी तरह से अगर पित्त प्रकृति की जो वुमेन्स होती हैं वो अगर उद्गार वेग धारण करती हैं और इस तरीके से अगर वेग धारण किए जाते हैं तो आगे चल के कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव होता है वो परिप्रुता योनि व्यापत करके होता है, जिसका असर देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे वातवर्धक आहार विहार जो हम लोग सेवन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी में रुक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रुक्षता बढ़ने से हमारे शरीर में जो भी पोषण होता है वो ठीक तरीके से नहीं मिलता है, वो आहार रस ठीक से नहीं हो पाता है। उसी तरीके से जो अपरा होती है जो माँ और गर्भ का जो पोषण माँ से जिस गर्भ का जो पोषण होता है वो भी धीरे धीरे सूखने लगती है इस तरीके के आहार सेवन करने से। और जब अपरा सूखने लगती है तो उसका डायरेक्ट जो पोषण होता है वो गर्भ को नहीं मिल पाता है और गर्भ धीरे धीरे सूखने लगता है। ये भी योनि व्यापत के अंतर्गत ही आता है। तो आयुर्वेद में बहुत अलग अलग तरीके से विचार किया गया है कि क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आगे चल के इन सारी चीज़ों को ना कर सके। तो इसलिए बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें कि शरीर में उष्णता और जैसे उष्णता जैसे पित्त बढ़ता है, उसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा अगर हमारे शरीर में वातवर्धक आहार विहार खाते हैं यानी कि बहुत सूखा जैसे स्प्राउट्स जो होते हैं, चना मटर छोले, इस तरीके का बहुत ही बिना घी का बिना स्निग्धता का ऐसा अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में, और या तो फिर बहुत ज़्यादा रात्रि जागरण करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारे शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है। और जब वात ये हमारे शरीर में बिगड़ता है तो अगर कोई गर्भिणी होगी, अगर प्रेगनेंसी में होगी तो गर्भाशय वात भी वहाँ पे बिगड़ेगा। तो इस तरीके से वायु का जो कारण होता है, ये जो वायु है अगर इसका प्रकोप होगा तो ये कहीं ना कहीं धारण पे इम्पैक्ट करेगा। ये चंचल होती है क्योंकि वायु, तो इसलिए ये गर्भ के स्राव करने में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए जो भी चीज़ें बताई गई हैं आयुर्वेद में, कोई भी गर्भाशय के जो रोग बताया गया उसका वात का इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें मेन चिकित्सा वायु के लिए यानी वात के लिए की जाती है। तो अगर आप भी अगर ऐसी कोई गलतियाँ अगर कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझिए कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण हम लोगों को आगे जाके ये अगर आपको ये समस्या हो रही है तो इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।